बट सिंस इट इज ऑल बायोकेम अब आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका ये है कि हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स है वो 3 कंपार्टमेंट्स में इनिशियली डिवाइडेड है। जैसे कि आप स्लाइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के 2 सब्सिडरीज हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलुलर फ्लूइड और extracellular fluid or vascular fluid. So, going into the detail, intracellular fluid approximately forms 2/3, extracellular fluid forms 1/3, and अगर आप total fluid का compartment निकालेंगे तो है वो that causes 3/4 of the whole fluid. उसके बाद plasma volume 1/4 है. I'm sorry for the calls that I'm getting on and on. Something has happened today with Sina admin, so that is being displayed over here. No means of interruption. उसके बाद साथ साथ है जी प्लाज्मा vascular blood volume, which is a plasma, the cellular element of the blood. ठीक हो गया? These are the compartments of the fluid जो कि आपको पढ़ाई गई है। इन कंपार्टमेंट्स के फ्लूइड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। मेरा लेक्चर इससे डिफरेंट है। मेरा लेक्चर इज ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस कि ये इंटरसेलुलर फ्लूइड्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। एक और दफा आपको बता देते हैं, अगर आप टोटल बॉडी वाटर को देखें तो दैट इज 46 to 49 liters, yani 36 to 50 kg of your weight is just water. Out of that 50 kg, 35 liter is intracellular fluid, which is inside your cells, composing your cytoplasm. And 14 liters is the extracellular fluid, which is intercompartmental, यानी आपके lungs के बाहर, आपके brain के बाहर, आपके इंटेस्टाइन के बाहर जो पानी है जो कि लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जॉइंट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, और जो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है उस ब्लड का बेसिकली जितना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है, जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है, इट इज ड्यू टू द सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज की वजह से। मगर इन आरबीसीज ने फ्लोट करना ना किसी न किसी मीडियम में, उस मीडियम को हम ब्लड का पूरा नाम देते हैं, एंड दैट इज अगेन मेड ऑफ वाटर, बट इट इज obviously outside of the cell. Cells they flowed into it. So that also considered as an extracellular fluid. ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर एक बंदे के अंदर ब्लड लॉस होता है, all of you know that blood loss leads to emergency conditions, ठीक है, and all that. अगर किसी बंदे का सिर्फ ये 3 liters लॉस हो जाए, the patient can easily die. So the importance of these compartmental fluids according to their volume is that important. आगे चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द बॉडी वाटर, ये भी आप लोगों को डॉक्टर आयशा ने पढ़ाया होगा, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर किसी को कोई चीज इसके बारे में पता करनी है या अगर किसी को कोई चीज इसके बारे में नहीं आती तो वो दे कैन रियली आस्क मी अबाउट इट, बट गिवन दैट मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि टोटल बॉडी वाटर कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द heavy waters, D2O, H3O, dissociation और एंटीपायरीन्स। एक लीन बॉडी में 60-70% वेट आपका वाटर का है। प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, इवांस ब्लू डाई से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेंटेन किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इनरलिन के रेशो से। इंटरसेलुलर फ्लूइड या इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड
कैन बी मेजर्ड टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर आपका प्लाज्मा भी आ जाता है, ठीक है, is equal to intracellular fluid. यानी the rest of the water left other than your blood is intracellular fluid. All right. And coming back to the another term that you have to know, dowry normally हम कहते हैं जहेज को, ठीक है ना. तो there is a dowry's membrane, ठीक है. Dowry's membrane एक टर्म है, फिजियोलॉजिकल टर्म है, जिसको डिनोमिनेट करता है एज इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अगर आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल्स का आपने एक एक्सपेरिमेंट याद हो, तो हम अनियन मेम्ब्रेन यानी अनियन का एक हल्की सी वो जो झिल्ली सी होती थी वो उतारते थे और उसको अटैच करते थे दो कंपार्टमेंट्स के दरमियान में, और एक तरफ हम सॉल्टेड वाटर डालते थे और एक तरफ हम प्योर वाटर डालते थे. एंड देन वी यूज्ड टू सी दैट फ्रॉम द प्योर वाटर साइड, बेशक वो वॉल्यूम में ज्यादा होता था, वाटर यूज्ड टू सीप इनसाइड द सॉल्टी वाटर. And then we used to elaborate that the diffusion process and the concentration gradient. Okay? So this Dowry's membrane actually represents the same matter of the fact कि जी एक साइड से फ्लूइड ने दूसरी साइड उस वक्त मूव करना है जब इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर ऑल्टरेशन होगी, ठीक है. Under the normal conditions in health, the relative volume of water in a below 3 compartments kept constant. यानी प्लाज्मा के अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, टिश्यू फ्लूइड्स भी कांस्टेंट रहेंगे और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. अब अगर यहाँ पे आप ये नोट करते हैं कि सर आपने इस डाउरीज मेम्ब्रेन के अंदर तो जितनी वो थी अभी तक हमें कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंपार्टमेंट्स बताई थी वो सारी डिफरेंट होगी. आपने बताया कि 50% यानी 35 लीटर इधर आ गया, 11 लीटर इधर आ गया, 3 लीटर इधर आ गया, वेरस के हमने इसकी दी ऑपोजिट पढ़ा, ठीक है. इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये जानना है कि इन नॉर्मल बॉडी कंडीशन ये जो सेल्स होते हैं ये अपना फ्लूइड रख के नहीं रखते. They don't keep their fluid at a constant place and a constant time. They keep on floating that fluid, changing, interchangeable होता है. इसका मतलब ये है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ. You produce more than 200 ml of CSF, cerebral vascular fluid. CSF जो फ्लूइड होता है जो आपके कमर से निकलता है, आपके मेनिंजेस के ऊपर आता है, आप 200 ml रोजाना प्रोड्यूस करती है आपकी नॉर्मल बॉडी, और आपका जो कंपार्टमेंट का साइज है वो है 220, ठीक है. 200 यानी हर रोज 200 ऐड हो रहा है, तो वो 220 की जगह है तो उसके अंदर कैसे ऐड अप होता है. तो कहने का मकसद ये है कि दैट 200 continuously gets circulated through the blood, yeah, by means of the blood into different compartments and get refreshed and comes back. So एक नॉर्मल बॉडी में ये सर्कुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है. इसीलिए अगर एट वंस आप बॉडी को उठा के देखेंगे इन अ वर्किंग पोजीशन तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, जिसके वजह से कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, रैपिड एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बिटवीन कंपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहा होता है. और वो रैपिड एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड बिटवीन द कंपार्टमेंट्स का फायदा क्या होता है? मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन एंड टॉक्सिन्स आर बीइंग रेगुलेटेड. राइट, यहां तक क्लियर हो गया? आगे चल, जहां से मेरा लेक्चर शुरू होता है वो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दीज टर्म्स, इनपुट एंड आउटपुट अप्रोक्सीमेशन. इनपुट एंड आउटपुट का मतलब ये है कि व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग अ बॉडी, आपका जितना पानी या फ्लूइड आपने ओवर 24 आवर्स लिया है शुड बी in approximation with the body fluids that you lost in 24 hours, right? एक similarity, एक combination, एक matching होनी चाहिए. So एक नॉर्मल बंदे के अंदर बेवरेजेस आप लेते हैं 15 ml, ठीक है, पानी पी लिया, कोक पी ली, जो भी लिया. You normally excrete a urine volume of 1000 to 1500 ml in a normal condition, ठीक है.
जितनी दफा भी आप मैक्चुरेट करते हैं विद इन 24 आवर्स दैट सस्टेन्स टू बी नॉर्मल इन दिस पैरामीटर. वाटर इन द फूड दैट यू टेक इज 600 to 700. सालन बनाया आपने पानी के अंदर डाल के, वो सालन पानी वाला खा लिया, या कोई और जो आपने गोश्त खाया, सब्जियां खाई, उनके अंदर एक वाटर कंटेंट होता है. उसके रेसिप्रोकल जो आपने पसीना आया, आपने गर्मी में फिरे हुए, वो 600 to 800 यानी उसको लेवल करता है. उसके बाद मेटाबॉलिक वाटर. अब ये मेटाबॉलिक वाटर जो आपका निकलता है, स्वेट है, इनसेंसिबल है, ठीक है, ये आपका 400 ml है. इसमें से देखें, lungs they lose about 4 to 600 ml water every 24 hours. सर lungs कैसे पानी लूज कर? बेटा the air that we take in and the air that we put out or breathe in and breathe out, that is being moisturized through our nasal cavity, through our tracheas and alveolar level. That moisturization takes a lot of water. इसीलिए स्टीम्ड एयर हम इन करते हैं, हम स्टीम्ड एयर आउट करते हैं. And that consists of 4 to 600 ml of the water. Obviously, feces, for the softening of the feces structure, is 100 to 150 ml. And the total gain of the water is about 2100 to 2600. यानी बेटा आपने 2.5 लीटर पानी रोजाना पीना है ताकि आप इस स्टेट को मैच करें. अदरवाइज आप नेगेटिव बैलेंस में जा रहे होते हैं और जो टोटल लॉस है वो भी है सर. So 10-15 ml of water per 10 calories produced in a bottle. अब इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर जिन लोगों ने मेरे साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ी है, ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे साथ बाइल सिंथेसिस पढ़ी है, मैंने उन सारे पाथवेज के अंदर आप लोगों को एक चीज बताई है, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड ट्रांसहाइड्रेशन. ठीक है, ये मैंने आपको स्टेप्स पढ़ाए थे, इनके एंजाइम्स के साथ पढ़ाए थे. और मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, स्पेशली इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीम सिंथेसिस. मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पाथवे के ऊपर, या बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने आप लोगों को ये प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया. So in synthesis or in degradation of all these pathways, you produce a whole lot of hydrogen and oxygen, which produce 10 to 15 ml in 10 net total. ठीक है ना, आपका वाटर. अब ये 10 किलो कैलोरीज की बात हो रही है, 10 कैलोरीज की बात हो रही है. मे बी यू नीड 2000 किलो कैलोरीज, सो यू प्रोड्यूस अबाउट 2000 ml of water. So 2000 ml of water in 2 liters of water you can produce. अगर आपने 2 किलो गोश्त आपने मेटाबलाइज करना है, या आपने इतनी एक्सरसाइज करनी है कि यू बर्न अप about 2 kgs of protein, so you need to produce 2 kgs of water. Yes, that is possible, just because when you're doing the extensive or exertional exercises, आप बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम भी करते हैं, बहुत ज्यादा स्वेट आउट भी करते हैं, वो नॉर्मल पाथवे से काफी डिफरेंशिएट कर रहा होता है. राइट, यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट चलते हैं. देयर आर सम ऑब्लिगेटरी लॉसेस. ठीक है, ऑब्लिगेटरी लॉसेस आर कंसिस्टेंट ऑफ दोज लॉसेस दैट यू हैव टू लूज बाय मींस ऑफ रेस्ट. अगर आप सो भी रहे हैं तो आप ये लूज कर रहे हैं. लॉस थ्रू एयर एक्सपायर्ड, सांस ले रहे हैं, इतना निकल रहा है. इनसेंसिबल रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. अगर आप एसी में भी सो रहे हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, फिर भी आपकी स्किन के ऊपर एक किस्म का स्वेट रिलीज हो रहा होता है. क्यों रिलीज हो रहा होता है कि बेसिकली आपकी एसी की ठंडी हवा आपको ठंडा नहीं कर रही होती. इनफैक्ट आपकी ये जो वाटर कंटेंट ऊपर आता है, ये एसी की ठंडी हवा उस पर लगती है. दैट कंज्यूम्स द एनर्जी ऑफ द वाटर रिलीज थ्रू योर बॉडी. उसकी एवेपोरेशन होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली यू फील कोल्ड. ठीक है, इसकी सीधी सीधी एग्जांपल ये है कि अगर आप मुंह पे छिट्टा पानी का डालें और आप एसी की ठंडी हवा के सामने खड़े हो जाए तो बहुत ठंडी लगती है हवा. ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी लूजेस इट्स एनर्जी
to the cold air or cold environment and leading to decrease the temperature of your skin and your body. उसके बाद through feces, obviously until unless you're going through a constipation, you're having a regular 24 hours fecal defecation, which is approximately 100 ml to lose, right? उसके बाद the next thing to study is कि minimum expiratory volume of kidneys to eliminate waste products, that is 500 ml in a called is obligatory loss. अब जब आप सो रहे हैं, let's say कि आप 24 hours का सो रहे हैं, you don't have any physical activity, but your body is producing a lot of enzymes, hormones, and a lot of wear and tear process. ठीक है, इस wear and tear process के अंदर आपका मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ लॉस आ रहा है वो आ रहा है आपका 500 ml. ठीक है, in producing this 500 ml, your body approximately loses 500 ml of the body fluid. So approximately अगर कोई काम नहीं कर रहे, at the state of rest है for the 24 hours, और आपके बॉडी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर है, तो जो बॉडी फ्लूइड आप लूज कर रहे हैं in 24 hours, that is 1600 ml. ठीक है, हो गया. This loss will continue as long as individual is surviving. तो ये जो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी किस्म के कहत साली में है, पानी नहीं मिल रहा, फिर भी आपकी बॉडी चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी इतना पानी लूज करेगी. वन ऑफ द रीजंस, अब यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ द रीजंस, सॉरी, चलो इस पे तो अब नहीं हो रहा, मगर मैं आपको इस पे बताता हूँ. वन ऑफ द रीजंस दैट पेशेंट डाई इन विद द हीट शॉक या हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है? आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हीट स्ट्रोक हो गया. ठीक है, तो हीट स्ट्रोक का क्या मतलब है कि जी अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी पेशेंट को इन अ हीट स्ट्रोक, बॉडी क्या करती है? स्वेट करती है. स्वेट क्या करता है? टेम्परेचर नीचे करता है. ठीक है, अगर टेम्परेचर नीचे होता है तो यू लूज वाटर. मोर देन दिस, आपकी इनटेक डिक्रीज है, आप एक स्टारवेशन की कंडीशन में. ठीक है, अगर आपकी इनटेक डिक्रीज है तो आपके साथ क्या होगा इस सारे इशू के अंदर कि आपकी मैं चाह रहा हूँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं. हाँ, सॉरी, हीट स्ट्रोक, ये मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए. लो इनटेक, ठीक है, इंक्रीज लॉस, स्वेट है, लीडिंग टू नो स्वेट, इसे कहते हैं शॉक. नो स्वेट, स्वेट खत्म हो जाएगी. ठीक है, और क्या होगा? इंटेंसली बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती, और जब बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती तो क्या होगा? हीट इंक्रीजेस और सारे के सारे प्रोटीन्स डेड हो जाएंगे और आपकी बॉडी मरना शुरू हो जाएगी. सो दिस इज हाउ द हीट स्ट्रोक प्रोसेस वर्क्स. ठीक है, सो obligatory loss leads in unrepaired method leads to heat stroke, increase in body temperature and denaturation of all your body proteins. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अब ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है. जिस तरह मैंने आपको डाउरी मेम्ब्रेन बताई थी, मैंने पहले आपको कंपार्टमेंट्स बताए हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर इतना फ्लूइड है. मगर फिर मैंने डाउरी का मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया कि जी
इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी ये सारा फ्लूइड एक जगह पे नहीं होता, ये सारा फ्लूइड लेफ्ट राइट रोटेट कर रहा होता है, और जब ये रोटेट कर रहा होता है तो फिर आपका मैक्सिमम फ्लूइड जो रोटेशन में होता है वो आपका प्लाज्मा में होता है, मगर वो प्लाज्मा दैट डजंट बिलोंग्स टू प्लाज्मा, इट हैज टू गो टू द कंपार्टमेंट। एंड हाउ डज इट हैपेंस, कैसे वो उस कंपार्टमेंट से निकलता है, कैसे सर्कुलेट करता है और कैसे उसमें चला जाता है। एक तो ये नॉर्मल रेगुलेशन प्रोसेस है, और फिर जितनी भी हमारी बॉडी फ्लूइड्स की डिजीजेस हैं वो सारी इसी रेगुलेशन के ऊपर बेस करती है। ठीक हो गया। सो इसमें सबसे पहले देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन है, ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The most important cation of extracellular fluid is sodium, and the most important cation of intracellular fluid is potassium. ठीक है, ये बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है हर दफा। Kidney responds to any change in osmolarity or in any change in concentration of extracellular fluid. ठीक है, अब जो आपका ब्रेन है या जो आपका जो जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल है या जो आपका पुलिसमैन है आपकी बॉडी का, अबाउट द फ्लूइड्स, ठीक है, अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, दैट इज योर किडनीज। किडनीज का ये काम है, ये किडनीज का ये डिपार्टमेंट है कि ये फ्लूइड्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर मैनेज करें। और ये रिपोर्ट किससे लेते हैं, इनका रिपोर्टर कौन है, या जिसको लैंडमार्क इसको समझते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सो इट मीन्स बेटा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी केटाइन ऑफ योर बॉडी, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, द मोस्ट important regulatory cation of your body is sodium, ठीक है, not potassium. Again, this is another MCQ जो कि आपका नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। अब किडनीज ने देखना है ECF को और ECF ने देखना है आपके सोडियम को। सो अभी तक ये देखें, किडनीज रेगुलेट, ठीक है। अब रेगुलेशन बेस्ड ऑन ECF, अच्छा जी, ECF बेस्ड ऑन सोडियम, ठीक है जी। दिस इज द मैकेनिज्म सो फॉर वर्किंग फॉर अस, राइट। सॉरी, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी का आपको, ये ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पीछे से होना चाहिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन अ फिक्स्ड volume of water or fluid raised to per mole concentration of that cation or anion, which is called osmolarity or molarity। ठीक हो गया, ये वो कॉन्सेप्ट था जो कि पीछे से होना चाहिए। अच्छा जी, ऑस्मो रिसेप्टर, अब ये ऑस्मोलैरिटी को, यानी इस वॉल्यूम ऑफ सोडियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज द इंडिकेटर। अब ये नॉर्मली कितना होता है बेटा, ये भी क्वेश्चन आता है। इट इज फ्रॉम 125 टू 130 आई गेस, ठीक है, ये देख लेना। एक नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज 125 milligrams to 130 in 1 deciliter of water। अब ये ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से ये यूनिट आपके सामने आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हैपेंस इज कि इस ऑस्मोलैरिटी को, इस वॉल्यूम को या इस सारी चीजों को कौन लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों में आपकी बॉडी में एप्रीहेंड करते हैं। सबसे पहले ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या है, दे डिटेक्ट प्लाज्मा वॉल्यूम एंड दी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मो रिसेप्टर्स आपकी इंटीमा ऑफ ब्लड वेसल्स में होते हैं, आपके किडनीज के अपने अंदर होते हैं, ठीक है। और अलॉन्ग विद दैट आपके कुछ कंपार्टमेंटल सेल्स के अंदर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि ये अगर इनका सोडियम कम या ज्यादा होता है तो ये सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स भी इसी तरह वेस्कुलर हैं और टिश्यू डिपेंडेंट है।
ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, ये इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये जो तीन चीजें हैं, इनका सोडियम की कंसंट्रेशन के साथ क्या लेना देना? आई विल कम बैक टू यू, इसको छोड़िएगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीन चीजें आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन को कैसे डील करते हैं। उसके बाद बेरो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। बेरो रिसेप्टर्स की बड़ी पर्टिकुलर जगह है, ये आपकी जुगुलर आर्टरीज और द वेसल्स गोइंग इनटू हेड एंड नेक के अंदर होते हैं। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये आपके डिफरेंट प्रेशर्स को डील कर रहे हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से सर्कुलेटरी ब्लड कम होगा, सर्कुलेटरी ब्लड कम होने की वजह से आपकी ऑक्सीजन परफ्यूजन कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन परफ्यूजन टू द ब्रेन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। तो ये बेरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये फौरन इनिशिएट होते हैं और हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं कि प्रेशर ऑफ द ब्लड and the amount of blood going to the brain should not be hindered. So baroreceptors, they deal with your BP actually, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रेच वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं, ये अगेन आपके वेसल्स के ऊपर होते हैं, मॉनिटर बीपी प्लस रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम पीएच। ठीक हो गया, ये सारा कुछ एक इंटरलिंक्ड फिजियोलॉजी है जो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत आपको इस सारे टाइम पीरियड के अंदर एक्सप्लेन करूं। मगर ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इस स्लाइड को एक दफा और देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आपकी किडनीज ने किसे देखा? सॉरी, इसको पूरा लिख देते हैं। किडनीज, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ने किसे देखा? सोडियम, ठीक है। और concentration of sodium is dependent upon which of the following? आपके बेरो, आपके स्ट्रेच, आपके ऑस्मोल, और द लास्ट वन वाज आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 प्लस पीएच रिसेप्टर्स के। सो ये वो रिसेप्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, ये चार, जो कि इंडिकेशन देते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। इसकी अल्टरेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लीड्स टू अल्टरेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईसीएफ और वर्किंग ऑफ किडनीज एंड सिमिलरली मेंटेनेंस। अब रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है मेंटेनेंस ऑफ बीपी, कि कितना आपका बीपी चाहिए आपको उस फ्लूइड के अंदर, कितना आपको हार्ट रेट चाहिए, ठीक है, कितना आपका हार्ट चलेगा, प्लस कितनी आपकी रेस्पिरेटरी रेट होगा, कितना आप सांस लेंगे, ठीक है, एंड प्लस कितनी आपकी आउटपुट है, आउटपुट यानी यूरिन आउटपुट कितना है, अदर देन ये बेस मिनिमल जितना मैंने बता दिया है वो 500 ml, उसके अलावा कितना, ठीक हो गया। सो दिस इज दी, एक आप ये समझें कि पैराडाइम ऑफ द वर्किंग फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप, ठीक है। ये एक मॉडल है जिस तरह ये सारे काम चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताएं। हमारे साथ हमारे क्वेश्चन लेने वाले भाई बैठे हुए हैं, वो आपके क्वेश्चंस लेते रहेंगे। कमिंग बैक टू, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन भी देखूं। कीप डिस्कार्ड, जूम मीटिंग में आ जाओ दोबारा से। हाँ जी बेटा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप द क्वेश्चन। Sir, you can attend the call. Continue, sir. नहीं, thank you so very much, Azima. Sir, to go with the chapter. Chapter को मैं आपको बता दूंगा बेटा, ये कहाँ से आपकी ये chapter extracted है। मैं आपको body fluids के सारे chapter आपको बता दूंगा। मगर so far so good, मुझे यहाँ पे I'm on the chat. Anybody has a question so far about this all? So please put up the question. Regulation शुरू होने वाली है। सोडियम का रोल है, बॉडी फ्लूइड्स का क्या रोल है, इनका इंटरचेंजेबल क्या चीजें हैं, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? एनी क्वेश्चन रिलेटेड?
अगर नहीं है तो प्लीज राइट नो, ताकि मैं आगे चलूं। एनीवन? नो सर, ठीक हो गया सवाल, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो बैक। नो सर, ठीक हो गया। लेट्स गो टू द शेयर स्लाइड। स्लाइड आ गई बेटा, डिस्प्ले पे स्लाइड आ गई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इंट्रारीनल मैकेनिज्म, अब ये रेगुलेशन शुरू होने वाली है। इसका सबसे पहले जो आपका किडनी किस तरह काम करता है, तो इंट्रारीनल कंसंट्रेशन को हमने मॉनिटर करना कैसे। न्यूरल मैकेनिज्म है जी, आपके ब्रेन की तरफ से है, जब कि आपको प्यास लग रही है और आप पीना है, ठीक है। सो द थर्स्ट इज बीइंग रेगुलेटेड। दूसरा है लोकेटेड इन थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। इसकी लोकेशन याद रखें कि आपका जो थर्ड सेंटर है वो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में होता है। If low concentration of water intake, that leads to increase the concentration of the fluid. इस चीज को दोबारा से एप्रीहेंड करें, पानी कम हो जाएगा, water decreases, resulting increase the concentration. कैसे? दोबारा पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करता हूं, जब the amount of nutrients in unit water increases, the concentration increases. अब ये दो तरीके से हो सकता है, या इंग्रेडिएंट ज्यादा कर लें या पानी कम कर। तो इंग्रेडिएंट्स हम ज्यादा करते नहीं हैं, हम नमक के पक्के नहीं मारते, मगर हम पानी का लॉस करते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि आप हाइपरटेंशन के मरीजों को कहते हैं भाई आप सोडियम अवॉइड करें। अच्छा जी, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका वही वाला प्रेशर है जो कि आपको एनवायरमेंटली मिलता है, जिसकी वजह से आपकी सर्कुलेशन डिक्रीज करती है। फिर है इंक्रीज fluid drawn from intracellular fluid, dehydration of cells occur, ठीक है। अब अगर आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो कि केटाइंस हैं, जो कि आपके इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, वो है पोटेशियम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका पोटेशियम वो कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ड्यू टू सम रीजन यू लूज पोटेशियम, तो क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है और जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। द ऑपोजिट ऑफ द व्हाट आई सेड इन अबव। तो सेल्स क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए लूज वाटर, ठीक है। जब दे लूज वाटर, दे आर लॉस, दे आर इन शॉर्टेज ऑफ वाटर। और पहले वाले हमने शायद एक्सपेरिमेंट्स में आपको याद होगा कि सेल श्रंकन हो जाता है, सेल की जो वो टर्जिडिटी होती है और उसकी जो शेप होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है ना, विदर आउट हो जाता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, थर्स्ट सेंटर को पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। ये सारे जो आपके ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर इनटेक है और आपका सेलुलर पोटेशियम लॉस है, ये सारे क्या करते हैं, थर्ड सेंटर को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं इन माउथ एंड फेरेंक्स, ठीक है जी। और लीड्स टू कि आपके मुंह सूख जाता है और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ये तो आपको रिस्पांस आ गया, और ये रिस्पांस मैनेज किससे होता है, दो हार्मोन से होता है। अब ये चीज देखें कि दिस इज अ पाथवे व्हिच इज बीइंग रेगुलेटेड ह्यूमरली, यानी हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं। और कौन से दो हार्मोन्स हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन। इनका काम क्या है, कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर एडीएच ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका पानी की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। और अगर एल्डोस्टेरोन आपका इन कंसंट्रेशन एक्सक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन जिस तरह ज्यादा होगा, उसी तरह आप अपने मिनरल्स यानी अपने इलेक्ट्रोलाइट लूज करेंगे, और अगर कम होगा तो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करेंगे, ठीक हो गया। सो दीज आर दो ह्यूमरल्स जो कि इसको कंटेन करते हैं। मैं इसको एक और दफा एक्सप्लेन करता हूँ। एटीएच का क्या काम है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम है, एटीएच रेगुलेट्स वाटर। सो अगर एटीएच ज्यादा है तो वाटर लॉस है,
ठीक है, सॉरी, एक वाटर लॉस, ADH कम है तो वाटर रिटेन करेगा आपके बॉडी में, ठीक हो गया। यहाँ पे ADH से रिलेटेड एक डिजीज है जो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, जिसमें पॉलीयूरिया होता है, बहुत ज्यादा पानी आपके जिस्म से निकल रहा होता है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिजीज ऑफ ADH हार्मोन, ठीक हो गया। सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, दूसरा एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। एल्डोस्टेरोनिज्म एक और स्टेट ऑफ डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट स्पाइक और हाई शूटेड बीपी के साथ आता है। पहले उसे ब्लड प्रेशर नहीं होता, एक दिन उसको बीपी बहुत ज्यादा हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड द रेस्ट ऑफ द इयर्स और डेज इज क्लियर। गो ऑन द अदर हैंड, अब आपके वेसोप्रेसिन्स है। वेसोप्रेसिन्स क्या काम करते हैं, ये ADH को फर्दर रेगुलेट करते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया कि ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपके सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। 3 फैक्टर्स में सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर क्या थे, एक ऑस्मोलैरिटी थी, एक कंसंट्रेशन था और एक डिहाइड्रेशन था, ठीक है जी। वो हमने बताया कि इंट्रासेलुलर पोटेशियम का लॉस है, ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉस है, वाटर का लॉस है, ये आपके थर्स्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो थर्स्ट को जब प्रोड्यूस कर दिया, अब आपने पानी पीना शुरू कर दिया। अब पानी पीने के बाद आपके इस पिए हुए पानी को किधर किधर भेजना है, वो आपके ADH हार्मोन का काम। इस ADH हार्मोन को किस मिकदार में रिलीज होना है और इसने कैसे काम करना है, दैट इज अगेन रेगुलेटेड बाय वेसोप्रेसिन्स, ठीक है। एंटी डायरेटिक एक्शन यानी इनहिबिशन ऑफ मिक्चुरेशन। एंटी डायरेटिक का मतलब यह है कि एक पेशेंट मिक्चुरेट नहीं करेगा। एक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन इज मॉड्यूलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैंने गैग्स पढ़ाया था, इसी क्लास को पढ़ाया था, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ाया था एराकिडोनिक एसिड से, बहुत से बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एंटी डायरेटिक एक्शन है यानी इनहिबिशन ऑफ ADH को कम करना काम है वेसोप्रेसिन्स का, और वेसोप्रेसिन्स बनते हैं थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब देखते हैं, वेसोप्रेसिन्स ADH stimulated prostaglandin synthesis in the kidney and produce prostaglandin E2. So जब हमने साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बताया था, तो हमने कहा था किडनी टिश्यू इज वन ऑफ द साइट्स, ठीक है। सो जब आपको ADH को स्टिमुलेट करना है तो आपके टिश्यूज क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो एराकिडोनिक एसिड पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन या रीमॉडलिंग है वो शुरू हो जाएगी। उस पाथवे के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाथवे के अंदर ATP डिसोसिएट होके AMP और GMP बनाता है, ठीक है। तो आप देखें, which in turn decreases the cyclic AMP जो कि secondary cell messenger है in a tubular epithelium of cells। मोटी बात है, जरा समझें, जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हो जाएंगे बनने के लिए, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हो जाएंगे बनने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस वाला पाथवे ज़हन में रहे, तो AMP की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो जब AMP की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो सर्कुलेटरी यानी सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP लेवल्स इन ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये ट्यूबुलर ये वो वाली ट्यूब्स हैं जो कि किडनी के अंदर होती हैं, जो कि आपके यूरिन के बना के उनकी एपिथेलियम के अंदर ये जो साइक्लिक AMP है ये कम हो जाता है। जब ये साइक्लिक AMP उनके ट्यूब्स में कम हो जाता है तो देयर बाय अपोजिंग द साइक्लिक AMP मीडिएटेड एंटी डायरेटिक इफेक्ट ऑफ वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो अब जब उनका सेकेंडरी मैसेंजर कम हो गया, जब उनकी इग्निशन स्विच कम हो गया, तो क्या होगा, मीडिएट एंटी डायरेटिक इफेक्ट। इसको दोबारा एक्सप्लेन ये करता हूं, देखिए इसको दोबारा समझने की कोशिश करें। आपकी ADH बढ़ा, इंक्रीज हुआ, वाटर लॉस हुआ, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करना है,
आपका बॉडी क्या करेगा, वेजोप्रेसेंस बनाएगा। दिस लीड्स, ये इसका क्या होगा, वेजोप्रेसेंस इंक्रीज करेंगे। वेजोप्रेसेंस इंक्रीज करेंगे तो ये दैट लीड्स टू इंक्रीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जब इंक्रीज होंगे तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP जब डिक्रीज करेंगे तो दैट विल रिजल्ट टू डिक्रीज इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिक्रीज करेगी तो दैट विल लीड टू रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये पाथवे बनेगा कि जब साइक्लिक AMP फाइनली कम हो जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू वाटर डिक्रीज कर जाएगी और वाटर रिटेन रहना शुरू हो जाएगा। सो ये पाथवे यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सारों को समझ आ गई? एनीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस, पुट अप द मैसेज। कुछ है तो डालें ताकि मैं आपके मैसेजेस देखूं। बेटा जैसे ही वो मैसेजेस में बच्चों के कोई मैसेज आता है ना मुझे बताना, ठीक है? उनके एक मैसेज आया, चलो मैं आपका पहले मैसेज अटेंड करता हूँ। किधर गया ज़ूम? ज़ूम इन प्रोग्रेस मैसेजेस। ओह अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड रिपीट कर दें सर प्लीज। सर थर्ड मैकेनिज्म बता दें दोबारा। ठीक हो गया, मैं दोबारा से आपके पास आता हूँ। ऑलराइट आयशा, हिरा दोबारा से वापस आता हूँ। राइट, गोइंग बैक टू द ज़ूम मीटिंग। अच्छा जी, आपने कहा था, हाँ हम यहाँ पे थे। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड का जो सेकंड पॉइंट था, ये पहले आपको पहले सेकंड पॉइंट प्रीवियस स्लाइड का, लो इनटेक लीड्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जब आप वाटर कम लेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट फॉर्म्स सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्वेंट डिक्रीज करता है कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, अगर सॉल्यूट इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल केमिस्ट्री ऑफ दिस। तो अगर जब आप पानी कम लेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो सोडियम लॉस करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आपकी वाटर इनटेक, आपने पानी पिया है, ज्यादा वाटर इनटेक किया, ठीक है, प्यास लगी आपने पानी पिया। जब आपने पानी पिया तो आपकी बॉडी को क्या लगा कि जी वाटर इनटेक ज्यादा हो गया, अब इस वाटर इनटेक को बाहर निकालना। सिमिलरली ऑन द पैरेलल पाथवे आपका ADH रिलीज होगा। ठीक है, ADH रिलीज होगा और वो पानी को बाहर निकाल देगा एज फार एज यू नीड मोर वाटर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए कि उस ADH का जो इफेक्ट है वो नलिफाई करने के लिए वेजोप्रेसिन्स रिलीज होंगे किडनी से। ये वेजोप्रेसिन्स क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन जब बन जाएंगे तो साइक्लिक AMP बनना कम हो जाएगा। और साइक्लिक AMP जब नहीं बनेगा, साइक्लिक AMP एक फैक्टर है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाती है, अदरवाइज ये इम्परमिएबल है, इसके अंदर से पानी क्रॉस नहीं करता। जब साइक्लिक AMP आता है तो इम्परमिएबल से परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है, तो पानी क्रॉस करता है एंड यू मैच्योरेट। तो जब साइक्लिक AMP नहीं होगा तो ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी और वाटर रिटेन्स इनटू योर बॉडी। ठीक हो गया? नो इट इज क्लियर? कोई और क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बताना ताकि मैं साथ साथ देखूं।
ठीक है, साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं देखता रहूंगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन। अच्छा जी, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन पे, ठीक है। हेरा, क्लियर होगी आपको ये बात सारी? ठीक हो गया। अब रेनिन एल्डोस्टेरॉन के ऊपर जाते हुए, ये दो आपने नाम सुने होंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन, अलग अलग नाम सुने होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या पहले स्लाइड में बताया था कि एल्डोस्टेरॉन डील करता है किसके ऊपर? एल्डोस्टेरॉन डील्स विद व्हाट? एल्डोस्टेरॉन डील्स विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आपके सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्ब, ठीक है ना, ये सारे आपके एल्डोस्टेरॉन डील करते हैं। तो अब कंसंट्रेशन यानी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने का एक तरीका तो ये था कि आप सॉल्वेंट यानी वाटर बढ़ा दें, यानी वाटर को ऊपर नीचे करें। दूसरा तरीका सिमिलरली सेकंड पाथवे क्या है? आप सॉल्यूट ऊपर नीचे करें, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको ऊपर नीचे करें, राइट। इस सारे पाथवे के अंदर आपका देखो, इस सॉल्यूट पाथवे को यानी आपके इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करने के लिए दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन एक एंजाइम है जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है। ये जब लिवर से प्रोड्यूस होता है, इसका मकसद क्या होता है कि इन तीन चीजों को रेगुलेट करना, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस होता है तो दैट विल cause to convert in angiotensin 1, एंजियोटेंसिनोजन लिवर से प्रोड्यूस होके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और एंजियोटेंसिन 2 जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये क्या करता है? वेसोप्रेसिन को एक्टिवेट करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है, यानी वेसल्स टाइट हो जाते हैं। जब वेसल्स टाइट हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पीएच, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया, एंड प्लस लॉस एंड इंक्रीज प्लस एंड इंक्रीज ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, और सोडियम ज्यादा से ज्यादा। ये जो सारा पाथवे है, ये पाथवे क्या है? ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन पाथवे, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला पाथवे है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, नॉर्मली आप में से अगर कुछ लोग अवेयर हों कि उनके घर में कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तो उनको एस इनहिबिटर देते हैं, ठीक है, एस इनहिबिटर एज अ ड्रग देते हैं। एस इनहिबिटर क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी इस पाथवे को रोकना जरूरी है बीपी को नीचे लाने के। पहले अब मैं आपको बताता हूँ ये पाथवे है क्या, ये बीपी इंक्रीज कैसे करता है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा इस पाथवे को रोकने का क्या फायदा है और इस पाथवे को रोका कैसे जा सकता है। लेट्स से दोबारा से मैं इसकी चेंजेस को डिस्कार्ड कर, नहीं खैर पहले, अब आपकी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ आपका, यहाँ तक एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये तो स्टेप्स हैं कन्वर्जन के, ठीक है। यहाँ से आगे एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना है? आपके जो वेसल्स का साइज है, इंटीमा को डिक्रीज करना। जब इंटीमा डिक्रीज हो जाएगा तो ये एक न्यूरल मैसेज भेजेगा, यानी ब्रेन को एक मैसेज भेजेगा, ठीक है, जहां से पिट्यूटरी से एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? जब एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज करेगा तो पोटाशियम का लॉस इंक्रीज हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ sodium reabsorption increases. Let's explain this thing in another way. अब आप देखें, एल्डोस्टेरॉन एल्डो इंक्रीज किया, इस एल्डो को इंक्रीज करने वाला कौन था? एल्डो को इंक्रीज करने वाला आपके स्लाइड में आप लोग पहले देख रहे थे, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ।
angiotensin 2. So angio 2 ने आपके increase in angio 2 increases the aldo, ठीक है, it leads यानी it results in the increase in aldo. aldo ने क्या करना है, अब आप ये देखें, इसने दो काम करना है, ठीक है। इसने क्या करना है, आपका पोटाशियम लूज करना, बाकियों को नहीं बताया, लूज प्लस सोडियम रिटेन। पोटाशियम कहाँ था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में था ना। अगर पोटाशियम लूज हुआ तो क्या हुआ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी, ठीक हो गया। जब डिक्रीज कर जाएगी तो सेल क्या करेगा, वाटर लूज करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब दोबारा से पोटाशियम कम हुआ, रिजल्ट इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो गया। दूसरी तरफ से सोडियम ज्यादा हो गया, इट मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर इंक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब है, सॉरी, इंक्रीज का मतलब ये है कि दैट लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वाटर रिटेन करेगा, ठीक है। अब जब वाटर रिटेन होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीज होगा, बीपी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ठीक है, हमने ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना है, हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे सोडियम डिक्रीज करेंगे। सोडियम डिक्रीज किया, दैट रिजल्ट्स इन लो कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इससे क्या होगा, ज्यादा वाटर लॉस होगा एंड सोडियम, यानी सोडियम किस तरह लिखते हैं, सोडियम भी लॉस होगा, ठीक है, और बीपी नीचे आ जाएगा। यहां तक बेटा सारी बात क्लियर होगी, इसको समझ आ रही है सारी बात, पाथवे का, रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन पाथवे की समझ आ रही है। एनी क्वेश्चन सो फार इस पाथवे को समझने के लिए, एनीथिंग दैट बियॉन्ड योर एप्रीहेंशन? ओके, वेरी गुड। अब इन अ नॉर्मल पाथवे, इन अ नॉर्मल इंसान, हम सब में, हम लोग नमक भी खाते हैं, हम लोग डिहाइड्रेट भी होते हैं, हम लोग ज्यादा पानी भी पी लेते हैं, ठीक है। तरबूज आ गया तो पूरा का पूरा तरबूज खा लिया, बहुत ज्यादा वाटर फ्लूइड्स आ गए हमारे अंदर। बट इन अ नॉर्मल पाथवे, इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि बीपी के मरीज नहीं है, हम लोग खट्टा खाना भी खा लें, नमकीन खाना भी खा लें, हमारा बीपी मेंटेन रहता है। मेंटेन कैसे रहता है, रेगुलेशन के थ्रू। अब रेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है, जितने रिसेप्टर्स मैंने आपको बताए थे जो कि आपके एंटीमा ऑफ ब्लड वेसल्स में है, जो कि कंसंट्रेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, जब जब आपके पास वाटर लॉस आ रहा था इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और या सोडियम एक्सेस में आ रहा होता है, तो आपकी किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, रेनिन। रेनिन क्या करती है, रेनिन कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 को रोक देती है, तो ये पाथवे रुक जाता है। रिजल्टेंट क्या निकलता है, रेनिन की स्क्रीशन से रिजल्ट क्या निकला, सोडियम लॉस, वाटर रिटेन्ड, सोडियम लॉस, वाटर रिटेन्ड, ठीक है। दूसरे एंड पे क्या हुआ, आपने एक दवाई दी है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये एक एंजाइम होता है जो कि इसको इससे कन्वर्ट करता है। अगर ये एंजाइम चल रहा है तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है।
अगर ये एंजाइम आपने इनहिबिट कर दिया तो फिर आपने एंजियोटेंसिन 2 बंद कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, आपके वेसल्स टाइट नहीं होंगे, डायलेट होंगे, और डायलेटेशन ऑफ वेसल्स मींस प्रेशर कम हो गया। इसकी एग्जांपल इस तरह देखें, आप लॉन में खड़े हुए हैं और अपने लॉन की सब्जियों को, घास को पानी दे रहे हैं, और आप लेजी हैं जैसे कि हम सारे हैं, एंड यू डोंट वांट टू वॉक टू द एंड ऑफ योर वॉल एंड वाटर द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, तो आप क्या करते हैं, आप पाइप के मुंह के ऊपर अपना अंगूठा रख लेते हैं। तो अब आपने क्या किया, ल्यूमन ऑफ योर पाइप को कम कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन कर दिया। तो क्या होगा, पानी प्रेशर से आएगा और वो दूर तक जाके गिरेगा, तो प्रेशर बढ़ गया। सो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब ल्यूमन टाइट होता है, और अगर आपने पानी को ऊपर से हाथ अंगूठा उठाया तो वही वाटर फ्लो ज्यादा सारा आराम से आपके पाँव में गिरना शुरू हो जाएगा। सो प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीजेस। वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाइपरटेंशन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो चिकना खाते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ये क्या करता है, ये इंटीमा में डिपॉजिट होता है और टाइटनिंग कर देता है, तो एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व की जा सकती है। गोइंग अहेड, ये तो नॉर्मल पाथवे था, ये सारे मैंने आपको नॉर्मल पाथवे बता दिए। अब एबनॉर्मलिटीज कहाँ से शुरू होते हैं, एबनॉर्मल H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, अब जो पैथोलॉजीज आएंगी, जो डिजीजेस आएंगी, कहाँ से आएंगी? टू टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज हैं, एक डिहाइड्रेशन और एक वाटर इंटॉक्सिकेशन। A disturbance of water balance which output exceeds in intake and causing a reduction of body water below the normal level. Dehydration का मतलब आपको पता है कि पानी कम हो गया बॉडी में, डिहाइड्रेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन, एक्सेस ऑफ वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। ठीक है जी, किसी तरीके से आपने बॉडी रिटेंशन के अंदर, अब ये वाटर डिहाइड्रेशन की तो आप नॉर्मल डेज में एग्जांपल्स देख रहे होते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन, बहुत से बच्चों में सवाल आता है कि सर वाटर इंटॉक्सिकेशन कहाँ पे देखें। एक तो वाटर इंटॉक्सिकेशन उस वक्त होती है ना जो हॉलीवुड की मूवीज में देखा हुआ है, टॉर्चर करने के लिए पानी पिलाई जाते हैं, पानी पिलाई जाते हैं। खैर वो इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेशन नहीं है। इंटॉक्सिकेशन आती है, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो कि डायबिटीज के अंदर भी होते हैं, जो कि आपके किडनी फेलियर वाले भी होते हैं, जो कि कार्डियक फेलियर वाले भी होते हैं। उनके बॉडी के अंदर सोज पड़ जाती है, नीचे एडिमा हो जाता है, पाँव या हाथ फूल जाते हैं, फेस स्वॉलन हो जाता है। दूसरा ये होता है उनके फेफड़ों में यानी लंग्स में पानी आ जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ये जो क्रैपिटेशन आती है आपकी बॉडी फ्लूइड में, यानी एडिमेटस लंग्स हो जाते हैं। ठीक है, और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, फिर उनको डाइवेट करते हैं, वो निकल जाता है। सो और फिर आपने वो भी देखा हुआ है कि जिस तरह सिरोसिस के अंदर पेट के अंदर पानी पड़ जाता है। सो दीज आर ऑल वाटर इंटॉक्सिकेशन स्टेट्स, और इसके पीछे आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही होती है। और वो पल्मोनरी एफ्यूजन इज वन ऑफ द, अगर इसकी कोई साइंस आपको बताएगा तो क्या होगा, ओईडीमा और पल्मोनरी एफ्यूजन, these are the states of water intoxication। अच्छा जी, अब डिहाइड्रेशन क्या है, आउटपुट और लॉस इंक्रीज कर जाए, ये दोनों का जो रेशियो है या इन दोनों का जो सम है, ये इंक्रीज कर जाए आपके इनटेक से, यानी आप पानी कम पिए और आप लूज ज्यादा करें, तो ये डिहाइड्रेशन की स्टेट आ जाएगी। मे और कैन बी ड्यू टू मैरियट्स क्राइटेरिया, ये अब क्राइटेरिया है, ये आपके इंटरनेशनल बोर्ड क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर आप असेस करते हैं पेशेंट इन द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन है या नहीं। ये सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ पर होता है, जो पेशेंट्स खुद से खा पी नहीं रहे, आईसीयूज में है और इन स्टेट ऑफ कॉमा है, या वेंटिलेटर्स पर हैं, या काफी देर से वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस में है, या वो ऐसे बच्चे हैं जो कि पीडियाट्रिक्स के अंदर वो ऐसे बच्चे हैं जिनको खुद से खाना पीना तो नहीं होता, आपने उनको फीड कराना होता है। तो आपने इन क्राइटेरियाज के ऊपर देखना होता है कि वो डिहाइड्रेशन में है या नहीं। सबसे पहले प्योर वाटर डिप्लीशन है। प्योर वाटर डिप्लीशन की वजह सबसे पहले क्या होगी, प्योर वाटर डिप्लीशन की लो इनटेक। प्योर सॉल्ट डिप्लीशन यानी आपका सोडियम, ठीक है, और मिक्स टाइप है जो कि मैरियट्स क्राइटेरिया के कि बोथ ऑफ देम
कॉमन इन द मोस्ट ऑफ द पेशेंट, यानी आपकी सोडियम लॉस भी है, वाटर लॉस भी। अच्छा जी, अब कंसिडरिंग दैट डाउरीज मेम्ब्रेन, अब आके देखें और वाटर डिहाइड्रेशन, ये जो प्राइमरी टाइप है, इसमें क्या होता है? When water intake stops or inadequate, यानी आप सहरा में निकल गए हैं, आप किसी यजीद के मत्थे लग गए हैं, ठीक है ना, और उसने आपको पानी नहीं दिया, तो नो पैरेलल लॉस ऑफ वाटर, सॉल्ट निकलता है। जब आपके पास पानी कम आ रहा है तो सॉल्ट ने कहाँ जाना है? सॉल्ट ने तो पानी के अंदर ही रेगुलेट करना है ना। पानी कम हो रहा है, आपके पास सॉल्ट ज्यादा बढ़ रहा है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम द बॉडी। Examples of severely ill patient, dysphagia, mentally ill, abnormal, subnormal patient. ठीक है जी, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। इसमें क्या होगा? A is the plasma, ठीक है, B is the tissue in the fluid, और C is the intracellular fluid। ठीक हो गया? अब इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन हो गया। जब यहाँ पे सोडियम बढ़ जाएगा, यहाँ पे सोडियम इंक्रीज कर गया, तो क्या होगा? यहाँ से पानी इधर जाएगा। जब यहाँ से पानी इधर जाएगा तो यहाँ पे भी आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, तो क्या होगा आपका? यहाँ से पानी इधर जाएगा। इन दोनों चीजों मेंटेन। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? ये इसकी तरफ वाटर की बॉडी क्यों दरमियान में इंटरवीन करती है कि इस पाथवे को रोके, इस परमिएबिलिटी को इनहिबिट करे? जैसे कि आपने कहा था कि आपने साइक्लिक एएमपी क्यों नहीं यहाँ पे इनहिबिट हो रहा? बेटा ये अगर कम हो गया तो आपका ब्रेन परफ्यूजन कम हो जाएगी। ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज बॉडी नहीं करती, ठीक है, यानी ब्लड कंसंट्रेशन को बॉडी किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सो दैट विल लीड टू अ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर, ठीक है। सो द डिहाइड्रेशन अकर्स हियर, दिस इज डिहाइड्रेटेड स्टेट, सेल आपके श्रंकन हो गए। ठीक हो गया? क्लियर है यहां तक बात? अब आगे चलते हैं। प्योर सॉल्ट डिप्लीशन, सेकंड टाइप ये है। अब सॉल्ट डिप्लीशन कहां पर होती है? कुछ लोगों को खबत हो जाता है कि यार नमक खाने से बीपी हो जाएगा, तो वो नमक खाते ही नहीं है, तो सोडियम डिप्लीशन हो जाता है। और इसके अलावा भी देखिए, हाई सोडियम क्लोराइड कंटेंट्स आर लॉस्ट, ठीक है, हाई सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड कंटेंट्स आर लॉस्ट। ये कहां पर होता है? ये मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा जो कि आजकल बड़ी वैलिड है। देयर आर ड्रग्स, पार्टी ड्रग्स, जो कि वेरी पॉपुलर है। वो क्या करते हैं? आपकी हाइपर एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे कि एक्ससी पिल्स हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव है पेशेंट, डांस कर रहा है, टापियां मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये जो हाइपर एक्टिविटी है, आपको पता है ये एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन की वजह से, इसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट्स चल रहा होता है। सो सोडियम ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड से लिया जा रहा होता है, और ये अगर कॉन्टिन्यूसली चल रहा होगा तो बॉडी के अंदर सोडियम लॉस आ जाएगा, एंड और रिप्लेस बाय सॉल्ट डेफिशिएंट फ्लूइड्स सच एज वाटर। इसीलिए कहते हैं जब आप डिहाइड्रेटेड हैं तो ओआरएस पी लें, पानी ना पिए। जब आप स्वेटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बाहर निकलते हैं गर्मी के अंदर, आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, you lose a lot of water, especially in summer. In that water you lose a lot of sodium as well, but what you take in response is just water. पानी पीते जा रहे हैं आप सोडियम ले नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका सोडियम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब रिजल्ट क्या बनेगा? जब सोडियम कम हो गया तो क्या होगा? इसकी एग्जांपल क्या है? स्वेटिंग, जीआई फ्लूइड्स, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉलेरा, कंटिन्यूअस एस्पिरेशन थ्रू इंट्यूबेशन, सक्शन, और विगरस यूज ऑफ डायरेटिक एज लो एज। ये सारे वो मेडिकल पाथवेज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग भी होगी, बहुत ज्यादा डायरिया भी होगा, सारा कुछ, तो आप सोडियम लूज करेंगे। जब इधर सोडियम कम हो गया, पानी कांस्टेंट है, आप पानी पीते जा रहे हैं, तो इधर की कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन कम है, पानी ज्यादा है तो वाटर लॉस होगा,
वाटर लॉस किधर होगा, इसके साथ वाले में। ये कहाँ देगा, इधर देगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन अब यहाँ पे फाइनली क्या होगा, वाटर फिलनेस हो जाएगी। तो आपके सेल्स ब्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, रप्चर करना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको मेंटेन रखना है। टारगेट क्या है, प्लाज्मा को मेंटेन करना, हर तरीके से इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। तो रिजल्ट ये निकलेगा। अब मिक्स सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन, अब दोनों डिप्लीट हो गए। अब क्या होगा, when there is a loss of fluid containing high concentration of sodium and water, and a free intake of water means loses occur simultaneously. Pathophysiological, initially ECF is becomes hypotonic, extracellular fluid आपका hypotonic हो जाएगा. Later water loss outstrips and salt loss and ECF becomes hypertonic. फिर पानी जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको शो किया था कि पानी ज्यादा से ज्यादा इधर आ गया। तो अब क्या हुआ, अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे तो आपका जो ECF है ये हाइपरटोनिक हो गया। अब दोबारा से उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट है पीछे का, ये वर्ड को एक्सप्लेन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सो जैसे कि शीरा होता है, पानी के अंदर चीनी मिलाते रहे फिर उसको उबाल के बना दें, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही थिक हो जाएगा और बहुत मीठा हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, इन लो कंसंट्रेशन ऑफ इन लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लीड्स टू हाइपरटोनिक। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़हन में रखें। क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल फीचर्स, ठीक है, क्या थर्स्ट पड़ेगी, डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड प्रेशर के साथ क्या होगा, यूरिया लेवल से, ये सारी चीजें ऑल्टर होंगी। अब लेट्स गो अहेड और देखें होता क्या है। ओहो नेक्स्ट स्लाइड जा मेरे अजीज। हाँ नहीं चल रहा, चल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगा, इस स्टेज के अंदर इसको, इस स्टेज में जब आप हाइपरटोनिक ECF बना देते हैं, हाइपरटोनिक ECF बना देते हैं, तो वाटर ऑक्सीडेशन शुरू होती है। ECF हाइपरटोनिक है, caused by excess of water retention in the body. Now बेटा अभी तक यहां से आगे हम जा रहे हैं कि डिहाइड्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, यानी साइमल्टेनियस डिहाइड्रेशन। अभी तक का कोई चीज नहीं समझ आई, यहाँ पे पूछो ताकि मैं आगे चलूं। एनीथिंग बेटा, आस्क मी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम वेटिंग। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच शरम। एंड द रेस्ट किसी और को भी बेटा, कम ऑन ऑल ऑफ यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई चीज नहीं आ रही, डोंट फील शाय, नॉट एट ऑल, आस्क मी, मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नवाल थैंक यू, ओके ओके थैंक यू सो मच, मजर, अमान, एवरीबॉडी थैंक यू। आगे चलते हैं। अब आपने देखा, अब हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं जिसको वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं। हाइपरटोनिक की जब बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी कॉजेस क्या हैं, कौन सी डिजीजेस ये चीज कॉज करते हैं। रीनल फेलियर, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड पेरेंटली, जिस तरह के वो हकीमों के पास चले जाते हैं, क्वैक्स के पास चले जाते हैं, एनु ड्रिप ला दो, एक्सेसिव फ्लूइड कर देते हैं। Hypersecretions of ADH following the administration of anesthetic for surgery, administration of narcotic drugs or in stress, ठीक है, नारकोटिक्स की वजह से, ठीक है। उसके अलावा आपकी सर्जरी खुद
जब आपका ब्लड लॉस करके आपने कंपार्टमेंट खोला होता है बॉडी का, और कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, प्रोपेनॉल वगैरह या प्रोपेन, उनकी वजह से, एटिलैक्टेसिस की वजह से आपकी ये बॉडी की स्टेट आती है। तीसरी की वजह होगी 1 2 3। फोर्थ वन, द एक्सेस ऑफ aldosterone may lead to overhydration of the body subsequently. कॉन्स सिंड्रोम, अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको कॉन्स सिंड्रोम को, ये कॉन्स सिंड्रोम एक क्लिनिकल डिजीज है, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा अगर आपके कोर्स में हुआ। मगर एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर पिट्यूटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है, एक किस्म का ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशंस ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और इसके साथ और भी बहुत कुछ होता है, मगर वन ऑफ द रीजंस इसकी वजह से आपकी लॉसेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसमें एक चीज और नहीं देखी लिखी हुई, एक्सेस ऑफ एडीएच रिलीज डायबिटीज इंसिपिटस डीआई की वजह से भी होती है। ठीक हो गया, आगे चलते। अब आप हाइपरटोनिक ईसीएफ के स्टेट में हो क्या रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, और मस्कुलर वीकनेस हो रही है, डिलेरियम हो रहा है। अब चेंजेस क्या आई हैं, पीसीवी, हेमोग्लोबिन, कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन चेंज हो रही है, आर्टिकल प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स आर लोअर्ड, यूरिनरी वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो वाटर निकालना है, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है। इसकी बाय माउथ पानी को रोकना है और सेलाइन देना। सो एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग या हीमोडाइल्यूशन रिजल्ट्स इन इनहिबिशन ऑफ थ्रस्ट, लेस वाटर इनटेक और प्लाज्मा टोनिसिटी और वॉल्यूम रिस्टोर्ड। दूसरी तरफ इनहिबिशन ऑफ एडीएच, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, डिक्रीज ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्रेटर वाटर लॉस। ठीक है, ये दो पाथवे सिमिलरली चलते हैं जब आपका पानी ज्यादा हो जाता है। हीमोडाइल्यूशन पाथवे होता है, दो पाथवेज में से चलेगा, एक आपका न्यूरल पाथवे है, ये आपका न्यूरल पाथवे, ये आपका ह्यूमरल पाथवे है। न्यूरल पाथवे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वाटर हीमोडाइल्यूशन इज रेगुलेटेड बाय न्यूरल पाथवे, हाउ it increases the thrust center it decreases the thrust center in third ventricle और less water intake। दूसरी तरफ hemodilution it inhibits increase of inhibition of ADH release, antidiuretic hormone, और subsequently cyclic AMP और greater water loss, increase in cyclic AMP and greater water loss। ठीक है, इसी तरह आपकी हीमो कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है, लॉस ऑफ बॉडी वाटर हो गया है। दी ऑपोजिट वे, थर्स्ट डिक्रीज करता है, इंक्रीज वाटर इनटेक हो जाएगा और प्लाज्मा टॉनिसिटी हो जाएगी, और दूसरी तरफ एडीएच रिलीज होगा, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ट्यूबुलर सेल्स हो जाएगा, एंड आपका रीनल ट्यूब्यूल्स और आपकी प्लाज्मा टॉक्सिसिटी टॉनिसिटी वापस आएगी। ठीक है, दैट इज अच्छा जी। अब बेटा द नेक्स्ट टॉपिक जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमें करता है वो बफर्स होते हैं। अभी तक हमने बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी कंपार्टमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल और उनकी रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ी। अब जो दूसरी चीज इस सारे पाथवे को रेगुलेट करती है वो होती है हमारी पीएच, जो कि 7.4 मेंटेन करनी है। Any substance which resist in the pH, which resist in the change in the pH is called buffer। तो जब आपका सोडियम पॉजिटिवली आइंड है, जब बढ़ जाएगा तो आपको पता है सोडियम बाइकार्ब बना देता है। बाइकार्ब क्या बनता है, इज अल्कली। ठीक है, अगर आपका सोडियम बढ़ता है तो क्लोरीन कम हो जाता है, क्लोरीन कॉज क्या करता है, आपकी एसिड बनाने को कम कर देता है। सो एनी चेंज इन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स दैट लीड्स इनटू द चेंज इन पीएच व्हिच इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो हमने पानी की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट कर लिया, और उसके साइमल्टेनियसली हमने एक और पाथवे भी हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो है पीएच रेगुलेशन। और वो किससे रेगुलेट होता है, बफर से।
हमारे पास बॉडी में 4 टाइप ऑफ बफर्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूएचएस. हीमोग्लोबिन बफर, प्लाज्मा प्रोटीन बफर, बाइकार्ब बफर और फॉस्फेट बफर. और इन चारों बफर्स को रेगुलेट कौन करता है? लंग्स एंड किडनीज. बाइकार्ब को लंग्स कर रहा है, हीमोग्लोबिन को लंग्स कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन और फॉस्फेट को आपके किडनीज कर. ठीक हो गया. अब मैं जल्दी जल्दी से आपको बफर बताता हूं. हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम ये क्या है? इफ एसिडोसिस occurs, यदि इंक्रीज इन H concentration occurs, तो बाइकार्ब्स कम्स टू प्ले. और बाइकार्ब डिसोसिएट होता है बाइकार्बोनेट के अंदर. बाइकार्बोनेट इज एक्सक्रीटेड इनटू फ्रॉम द बॉडी एंड आउट कम्स द सेल टू द नर्व. अब सर ये बाइकार्ब कहां से है? बेटा आपका बाइकार्ब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होता है, आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होता है. तो जो ये दोनों फॉर्म्स की कंसंट्रेशन है, ये इस चीज को भी बफर कर रही है और रिजल्टेंट इन बाइकार्ब फॉर्मेशन कर रही है. टू दैट प्लाज्मा प्रोटीन बफर्स. प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन होता है. इट इज द ग्रेटेस्ट amount of found protein in the plasma is called albumin. ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है. एल्बुमिन का लॉस आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा हो. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट. जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप H आयन देता है तो अमाइनो ग्रुप भी H आयन एक्सेप्ट करता है. अमाइनो ग्रुप H आयन किस तरह एक्सेप्ट करता है? आपको याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कन्वर्जन ऑफ की एसीटोएसीटेट इनटू ग्लूटामीन. तो ग्लूटामीन ये H आयंस पकड़ के कन्वर्ट हो जाता है. H आयन यानी पॉजिटिव यानी अमोनिया फॉर्मेशन करके H पकड़ के ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को दूसरी तरफ ड्राइव करता है. सो इफ एसिडोसिस प्रोटीन रिसीव्स मोर H आयन, ठीक है, more acetyl CoA या acetoacetate converts into glutamine. Or if alkalosis increases, तो more glutamine dissociates into acetoacetate और keto acid. Right हो गया. कार्बोनिक एसिड. अब कार्बोनिक एसिड की ये फॉर्मूला है. It is a weak acid and regulated by lungs. Bicarb is a weak base and regulated by kidneys. ठीक है. ये फॉर्म करता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये फॉर्म करता है बाइकार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है. तो ये दोनों ज्यादा से ज्यादा जब आपको एसिडोसिस की जरूरत है या आपको अल्कलोसिस की जरूरत है तो ये दोनों दे कम इनटू द प्ले. तो बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं बाइकार्ब बफर. इसके दो कंपोनेंट है, एक कार्बोनिक एसिड है और एक बाइकार्बोनेट आयन इटसेल्फ. बाइकार्बोनेट को किडनीज रेगुलेट करती हैं और कार्बोनिक एसिड को लंग्स रेगुलेट करती हैं. इसी तरह फॉस्फेट पे आ जाए. डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या H2PO4 इज अ वीक बेस और ये फॉस्फेट को रेगुलेट करता है किडनी. और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट या फॉस्फेटिक आयन इज अ वीक बेस और ये रेगुलेट होता है किडनीज के साथ. अगेन दिस फॉस्फेट इज गिवन बाय मोस्ट ऑफ द टाइम अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड इज द सोर्स. तो मेटाबॉलिक सोर्स ये और मेटाबॉलिक सोर्स के साथ हाइड्रोजन और फॉस्फेट बाय इटसेल्फ in the concentration of O2 by the water lungs, by the change in the concentration of O2 इस एसिड की फॉर्मेशन करता है. ठीक हो गया. अब role of lung respiration. If acidosis occurs means increase, then increase in respiratory rate, increase the respiration, more carbon dioxide exhaled, यानी H2CO3 bicarbonic acid कम हो गया. Ultimately washing out of bicarbonic acid from the body और acid कम हो गया तो acidosis कम हो जाएगा. So in the state of
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या इन द स्टेट ऑफ एसिडोसिस पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा टू ओवरकम दिस थिंग, टू कंपनसेट दिस थिंग। एंड अगर एल्कलोसिस हो रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज कर जाएगा, मेलो सी सांस ले रहा होगा, सांस लेना भी उसे अजाब लग रहा होगा, और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगी और बाइकार्बोनेट एसिड बनेगा। रोल ऑफ kidneys, they can eliminate large amount of hydrogen ion and can also excrete bicarb, can conserve the produced bicarb ions by sodium bicarbonate। मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आयन होता है। मोस्ट इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ द पीएच, ये सबसे इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ पीएच है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब accumulation of acid, loss of base, ठीक है, this is the acidosis। increase the concentration of pH, यानी pH आपकी डिक्रीज कर जाएगी, एसिडोसिस आ जाएगी। ड्रॉप इन एसिडोसिस, ठीक है, और अगर राइज इन pH आएगा तो अल्कलोसिस होगा। लॉस ऑफ एसिड और accumulation of base, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यानी pH इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, 7+8। So these are the types of the mechanisms they have. They occur in the form of acidosis. उसके बाद the next thing which happens is कि आपकी alkaline metabolic acidosis और इस चीज को बेटा ऐसे है, this is called respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, metabolic alkalosis। respiratory lungs पे डिपेंड करते हैं और respiratory जो metabolic है किडनीज पे डिपेंड करते हैं। respiratory acidosis में क्या हो रहा है, increase in carbon dioxide हो रहा है, increase in H concentration और increase into bicarbonic acid हो रहा है। respiratory alkalosis में क्या हो रहा है, decrease of bicarb हो रहा है, decrease of carbon dioxide, decrease in H और decrease in water। so all up is respiratory acidosis, all down respiratory alkalosis। metabolic acidosis के अंदर क्या हो रहा है, ये concentration के ऊपर काम नहीं करते बल्कि इंक्रीज कर बाइकार्ब लूज हो रहा होता है या कम हो रहा होता है तो बाइकार्बोनेट तो एसिडोसिस हो रहा है, और अल्कलोसिस के अंदर ये बढ़ रहा होता है तो बाइकार्बोनिक एसिड बन रहा होता है। एंड सिमिलरली हियर बेटा हाफ द क्लास इज गॉन बेटा मैं आई एम फेवरिंग दिस थिंग कि ये आप लोगों का हो जाए। दिस इज द लास्ट वन, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और द लास्ट वन एनाइन गैप। बेटा एनाइन गैप एक छोटी सी चीज है, बस आखिरी टॉपिक है। दिस इज माइंड पर द एनाइन गैप इज मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाइन एंड कैटाइंस, यानी जितने पॉजिटिव हैं और जितने नेगेटिव्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है उसको एनाइन गैप कहते हैं, ठीक है। एनाइन गैप को आप लोगों ने अगर स्टडी करना है तो आपका इसमें सबसे ज्यादा जो चीज आपको जानने वाली है एनाइन गैप के अंदर कि जो नॉर्मल एनाइन गैप है वो आपका जो सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन और बाइकार्ब इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अनमेयर्ड 7 होते हैं, जो केटाइन होते हैं वो 7 होते हैं, और जो एनाइन्स होते हैं वो आपके 24 होते हैं, और जो नॉर्मल एनाइन गैप है वो 17 होता है। ठीक हो गया? एंड दैट इज इट, दिस वाज योर लेक्चर फॉर द डे। तुम लोग चले गए हो वरना लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं चाह रहा था सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊं, बहुत ज्यादा चीजें उससे और भी थे, बट आई एम सॉरी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज बिगर टॉपिक एंड आई हैव टू रिवाइज इट फॉर यू गाइस। तो इसीलिए आखिरी लेक्चर का टाइम लिया था ताकि किसी के साथ इंटरप्ट ना हो। Anyways, thank you so very much. Any question, most welcome, and you can have me any time back and I'll teach you guys. Thank you. Allah Hafiz.